स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी क्रियात्मक समूह समावयवता की, है ना। अपन बात कर रहे थे किसकी? क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। ये लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि भाई होती क्या है क्रियात्मक समूह समावयवता। तो अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा, अणुसूत्र समान, ठीक है। लेकिन वहां पर जो क्रियात्मक समूह है वो दोनों कंपाउंड में क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। क्रियात्मक समूह ये क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, ठीक है। और यहां एक चीज मैंने आपको बता दी थी कि ये चीज फिक्स होती है कि कौन सा समूह किसके साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। जैसे अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर FGI होते हैं, है ना। साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन जो है, ये सारे के सारे जो है वो आपस में क्या होते हैं? FGI होते हैं। तो ये चीज फिक्स होती है कि कौन सा समूह किसके साथ FGI प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? अब टॉपिक को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के आपको जो है वो एक छोटा सा पॉइंट पहले बता देते हैं, उसके बाद में अपन आएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अपना पॉइंट है, ध्यान से देखना, एल्केन के एक संयोजी मूलकों की संख्या, एक संयोजी मूलकों की संख्या, ठीक है। तो एल्केन के एक संयोजी मूलकों की संख्या अपन को निकालना सीखनी है। ध्यान से देखना, एल्केन के एक संयोजी मूलक जो होते हैं उनका नाम लिखना तो अपन पहले सीख ही चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इनकी संख्या देखेंगे। तो यहां पर तो मैं बात कर रहा हूं भाई अपना एल्केन, कौन सा एल्केन है? यहां पर है उसका एक संयोजी मूलक, एक संयोजी मूलक कि कौन सा एक संयोजी मूलक उसका बन सकता है। यहां उस मूलक की संरचना कि भाई कौन कौन सी संरचना उसकी हो सकती है, ठीक है। और यहां पर है कुल संख्या कि टोटल कितने मूलक बने, कुल संख्या, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट जो है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं एल्केन की, ठीक है। तो एल्केन में सबसे पहले अपने पास आता है भैया CH4, ठीक। और एक संयोजी मूलक CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाओ तो पीछे क्या बचेगा? CH3 बचेगा। ये इसका एक संयोजी मूलक, ठीक है। संरचना की बात करें तो CH3 की संरचना जो है वो एक ही संरचना इसकी पॉसिबल है, इसलिए कुल मूलक जो है वो यहाँ पर बनेंगे कितने? 1। अब ये काम में क्या आता है इसको तो अभी अपन काम में लेना सीखेंगे। पहले 1 से लेके 5 तक के जो भी अपने पास एल्केन है उन सब के मूलक अपन बनाना सीखने वाले हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा अपने पास है भाई CH3 और CH3, ठीक है। किसी से भी आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हो तो पीछे अपने पास बचेगा भाई C2H5, ठीक है ना। इसको आप C2H6 भी बोल सकते हो, पीछे बचेगा C2H5, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो अपने पास बचेगा भाई CH2 और ये CH3। ये इसकी संरचना हो गई। आप चाहो तो इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और संख्या कितनी हुई? 1 हो गई, ठीक है। थर्ड अपने पास है भाई CH3, CH2 और ये CH3 प्रोपेन। इसकी एक ही संरचना पॉसिबल होती है, तो एक ही संरचना पॉसिबल होती है। इसका फॉर्मूला क्या आ गया भाई? C4H कितने आ गए? 8, ठीक है, सॉरी C3H8, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो पीछे क्या बचेगा? C3H7, है ना। अब ध्यान से देखना कि इस कंपाउंड में हम कहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो इस कंपाउंड में एक हो सकता है, एक हाइड्रोजन में इस कार्बन से हटा दूं। तो अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे या इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो अपने पास इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। ध्यान से देखें, इस कार्बन से हटा दो चाहे इस कार्बन से हटा दो, एक ही बात होगी। एक बीच वाले से अगर हाइड्रोजन हटा दूंगा तो एक मूलक ये वाला भी बन सकता है, ठीक है। बीच वाले से हाइड्रोजन हटा दिया तो एक मूलक ये वाला बन जाएगा। क्लियर है? ये वाला एन प्रोपाइल है, ये वाला क्या है? आइसो प्रोपाइल है, ठीक। अब देखना C3H7 टोटल इसके कितने मूलक बने? टोटल इसके भैया 2 मूलक बने, ठीक है ना। ये मूलकों की संख्या हमें याद रखनी है। चौथे नंबर पे अपने पास आएगा C4H10, ठीक है।
C4H10 के कितने मूलक बनते हैं ये हमें देखना है। तो पहले तो C4H10 की संभावित संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती है भाई। एक तो C4H10 की ये वाली संरचना हो सकती है एन ब्यूटेन। एक C4H10 की संरचना ये भी तो हो सकती है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, दो संरचनाएं हो सकती है। एक संयोजी मूलक बनाना है तो आप इससे भी एक संयोजी बना सकते हो और इससे, दोनों से भी, मतलब दोनों में से किसी से भी एक संयोजी मूलक बना सकते हो। अब दोनों से बना के देखना, अपन को तो ये देखना है कि C4H10 के कितने बनेंगे। एक संयोजी मूलक का मतलब आपको इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं तो पीछे C4H9 ये बचेगा। क्लियर है बात। अब देखना जरा C4H9 की कितनी संरचनाएं हो सकती है। तो इसमें देखो, एक तो ये वाली संरचना पॉसिबल है कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, तो एक तो संरचना ये वाली पॉसिबल है कि आपने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया। ठीक, इस और देखना जरा, बीच वाले इस वाले कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा सकता हूं, तो एक संरचना ये वाली हो जाएगी CH3 CH और CH2 और ये CH3, एक ये वाली संरचना हो जाएगी। अगर इससे हाइड्रोजन हटा दो, चाहे इससे हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन हटा दो, या इन दोनों में से किसी से भी हाइड्रोजन हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे बना के देखते हैं। इस बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा दूं, तो बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो एक मूलक अपने पास ये वाला बन जाएगा भाई CH3 और ये CH3। ठीक, हो सकता है इन तीनों में से किसी एक कार्बन से हटा दो, एक ही बात होगी। तो इन तीनों में से किसी एक कार्बन से हटाऊंगा तो अपने पास एक मूलक बनेगा CH और CH3 और ये CH3, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो और कोई मूलक पॉसिबल नहीं होगा, केवल C4H9 की ये 4 संरचनाएं संभव है ना। मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक संयोजी मूलकों की संख्या, इसका मतलब ये है कि अपन को ये देखना है कि इसकी टोटल कितनी संरचनाएं संभव है। तो C4H9 की ये 4 संरचनाएं संभव है, तो टोटल कितनी संख्या बनी भाई इसकी, 4 मूलक बन गए C4H9 से। समझ गए बात को। और देखते हैं, देखना जरा लास्ट अपने को देखना 5 कार्बन तक अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो आपने नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट कर ले। देखें, अगला है C5H12। ठीक है, यह है पेंटेन। इसकी संरचना कितनी कौन कौन सी हो सकती है, तो इसकी संरचना एक CH2 और ये CH2 और ये CH3, एक तो ये संरचना हो सकती है। एक संरचना इसकी हो सकती है CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3, एक ये संरचना हो सकती है। और एक और संरचना इसकी संभव है, ध्यान से देखें, CH3 C और ये CH3 CH3 और ये CH3, इसकी 3 संरचनाएं संभव हो सकती है। ठीक है, अब देखना कि भाई मूलक बनाते हैं तो C5H11 मूलक कौन सा बनेगा, C5H11 ये वाला मूलक बनेगा। क्लियर है। तो अब इस मूलक की कितनी संरचनाएं संभव है ये हमें देखना है। तो देखना पहले तो CH2 और CH2 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 और CH3, एक तो ये संरचना हो गई। ठीक है, और देखो भाई मैं इससे भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, इससे भी हाइड्रोजन हटा सकता हूँ, दोनों अलग अलग बनेंगे। इन दोनों से हटा दो या इन दोनों से हटा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो एक मूलक ये वाला बन जाएगा CH2 CH2 CH3, एक मूलक ये वाला बन जाएगा CH2 और ये CH3। टोटल कितने मूलक बन गए, 3 बन गए। ठीक है, इससे हटाते हैं, इससे कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, इन दोनों में से किसी एक कार्बन से हटा दो, एक ही बात होगी। तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, इन चारों से एक एक बार अपन हाइड्रोजन हटा सकते हैं, यानी इससे 4 मूलक बन सकते हैं। तो बनाते हैं, देखना जरा, CH2 CH और ये CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है, एक हो गया CH3 C CH3 CH2 और CH3, एक हो गया CH3 CH और ये CH CH3 CH3 CH CH3 CH2 और ये CH2। देखना जरा, ये 4 मूलक जो है वो केवल इससे बन सकते हैं। फिर आया ये वाला, तो इन इसमें 1 2 3 4 ये चारों जो कार्बन है ये कैसे हैं,
समान है, इन चारों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन आप हटा सकते हो, तो एक मूलक जो है वो ये वाला बन जाएगा भैया CH3, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है, एक ये वाला मूलक बन जाएगा। तो आप देखना जरा टोटल कितने रेडिकल बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रेडिकल बन गए। तो कुल संख्या अपने पास कितनी है, 8 है। क्लियर बात। तो 1 से लेके 5 कार्बन तक के मूलक आपको डायरेक्टली क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, क्या काम में आएंगे अभी बात करेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले CH4 आया था, तो CH4 के एक संयोजी मूलक कितने बताए, 1 है ना, या अगर CH3 लिखा हुआ आए तो CH3 है तो इसकी तो एक ही संरचना पॉसिबल है। फिर मैंने आपको लिखा हुआ दे दिया C2H5, तो इसकी भी एक ही संरचना संभव है। फिर अपने पास आ गया भाई C3H7, इसकी कितनी संरचनाएं संभव थी, इसकी 2 संरचनाएं संभव थी। फिर इसके बाद में आ गया C4H9, इसकी कितनी संरचनाएं संभव है, इसकी 4। और फिर आया भाई C5H11, इसकी कितनी संरचनाएं संभव है, 8। बस ये संख्या हमें ध्यान में रखनी है, और इसी संख्या से अपन क्या करेंगे आगे, क्रियात्मक मतलब जो भी अपने पास कंपाउंड है उसके समावयवियों की संख्या निकालना सीखेंगे। क्लियर है बात। अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ये क्यों अपन ने पढ़ लिया इसकी बात करते हैं। देखना क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया कि भाई मेरे पास कंपाउंड है एक, ठीक है, कंपाउंड है C5H12O से बनने वाले सभी संभव अल्कोहल की संख्या क्या होगी, ठीक है। क्या दिया है, C5H12O से बनने वाले सभी संभव अल्कोहल की संख्या, ठीक है ना, कि इससे कितने अल्कोहल बनेंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो एक काम करना, देखना जरा कि अल्कोहल जो होता है इसके लिए कौन सा क्रियात्मक समूह काम में आता है भाई। अल्कोहल को प्रदर्शित करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, OH काम में लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें से OH बाहर कर लो, ठीक है, कि भाई मेरे पास C5H12O था, ठीक है। अच्छा एक चीज कि आप कहोगे कि सर बना के चेक कर लेंगे हम, जो है वो आपने कहा था कि जब भी फॉर्मूला दे तो सबसे पहले उसका DU निकाल लो, और DU निकालने के बाद में हम चेक कर लेंगे, बना के चेक कर लेंगे। बिल्कुल आप बना के चेक कर सकते हो कि टोटल कितने बने, लेकिन इससे भी शॉर्ट मेथड है, बनाने में आपको टाइम लगेगा। इससे छोटा तरीका, मतलब DU निकालने से भी छोटा तरीका अपने पास है, अवेलेबल है। देखना क्या कि भाई एक काम करो कि इसमें से पूरे फॉर्मूले से आप OH क्या कर लो, बाहर कर लो। जब पूरे फॉर्मूले से OH बाहर करोगे तो C5H11 और OH, ध्यान से देखना ये वाला बचेगा, यही बचेगा C5H11OH। अब देखें जरा कि C5H11 जो है इसके कुल कितने रेडिकल बनते हैं, तो इसके कुल रेडिकल बनते हैं अपने पास 8, यानी इसकी 8 संरचनाएं हो सकती है। OH तो OH है, याद करो अभी अपन ने इसकी 8 संरचनाएं बनाई थी। अब उनमें जहां पर मैंने वैलेंसी खाली छोड़ी थी वहां आप एक एक करके OH जोड़ते जाओ, खत्म बात। तो इसकी कुल कितनी संरचनाएं बन सकती है, इसकी टोटल 8 संरचनाएं बन सकती है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इससे बनने वाले कुल अल्कोहल की संख्या कितनी होगी, कुल अल्कोहल की संख्या होगी भैया 8। समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही अपन को क्या करना है भाई, 5 कार्बन तक होना तो अपन जो है वो डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे भाई मैंने आपको ये दे दिया C6H12O से बनने वाले सभी एल्डिहाइड की संख्या, ठीक है। आपको ये बोल दिया कि इससे टोटल कितने एल्डिहाइड बनेंगे। तो इस केस में वही काम करना अपन को, एल्डिहाइड को कौन सा ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह काम में लेते हैं भाई, CHO काम में लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें से CHO बाहर कर लो, कहने का मतलब है अपने पास ऐसी कंडीशन है C6H12O ये है, और इसमें से मैं क्या करूँगा, CHO बाहर करूँगा, तो अपने पास पीछे क्या बचेगा देखना, एक तो कार्बन बाहर कर दिया आपने तो पीछे बचा C5, एक H बाहर कर दिया तो H11, ठीक है, और फिर पीछे क्या बचा CHO। तो C5H11 के टोटल कितने रेडिकल है, इसके टोटल 8 रेडिकल है, तो इससे 8 तरीके के एल्डिहाइड संभव है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने आपको दे दिया जैसे C6H12O2, ठीक है, से बनने वाले सभी कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या, ठीक है, कि भाई C6H12O2 से बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों को या कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन सा क्रियात्मक समूह से प्रदर्शित करते हैं, COOH से अपन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास C6H12O2, इसमें से COOH माइनस कर दो तो पीछे बचेगा C5H11 और ये हो गया भाई COOH। क्लियर है। और इसके कितने रेडिकल बनते हैं, इसके 8 मूलक बनते हैं, तो इसके भी 8 क्रियात्मक 8 तरीके के समावेशी बन सकते हैं, ठीक है ना, 8 तरीके के कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकते हैं, ठीक है। और देखो जैसे मैं आपको बोल दूं कि C4H9Br के सभी संभव समावयवियों की संख्या, ठीक है, ये दे दिया C4H9Br के जितने भी संभव समावयवी है वो सारे आपको पूछ लिए, तो बिल्कुल वही काम करना है। C4H9 और Br को क्या कर दो, बाहर कर दो। C4H9 के कितने मूलक बनते हैं, C4H9 के भैया 4 मूलक बनते हैं, तो इससे 4 तरीके के समावयवी बन सकते हैं। आप चाहो तो बना के देख सकते हो, देखना जरा कैसे। आप कहोगे कि सर बना के बताओ हमें, तो LOG बना के बता रहा हूँ, CH2 और ये Br, दूसरा हो गया CH3 CH2 CH और ये Br और ये CH3, ठीक है। एक अपने पास हो जाएगा भाई CH3 CH और ये CH3 और ये CH2 और ये Br, एक हो जाएगा CH3 C Br और ये CH3 और ये CH3। ये लो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक। तो ये 4 संरचनाएं संभव है और यही 4 संरचनाएं अपन ने मूलक में भी बनाई थी, ठीक है। तो एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है ना, देखते हैं। देखें क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ध्यान से समझना, कि C5H12O, ठीक है, से बनने वाले सभी संभव अल्कोहल एवं ईथर की संख्या, ठीक है, कि C5H12O से बनने वाले सभी संभव अल्कोहल एवं ईथर की संख्या क्या होगी, ठीक। तो अगर ऐसा अल्कोहल और ईथर पूछ ले तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, कि भाई अल्कोहल भी पूछ लिया और ईथर भी पूछ लिया। अब अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, FGI होते हैं, और FGI जो होते हैं, क्योंकि FGI है तो सूत्र क्या होगा, समान। ये वाला सूत्र अल्कोहल के लिए भी लग सकता है, ये ईथर के लिए भी लग सकता है। तो अल्कोहल कैसे बनाना, तो अल्कोहल बनाने के लिए तो OH बाहर कर लो, तो इसमें से यानी C5H12O था, इसमें से जो है मैं OH बाहर कर रहा हूँ, तो पीछे बचा C5H11 और ये OH। C5H11 के टोटल कितने बनते हैं भाई, इससे टोटल 8 मूलक बनते हैं, तो 8 तो बन जाएंगे अल्कोहल। ये लो, ये अल्कोहल तो आ गया, कितने अल्कोहल बनेंगे, 8, ठीक है। अब ईथर कैसे बनाएं, तो ईथर बनाने का एक तरीका है कि पहले या तो बना के चेक करो, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब ईथर क्या होता है भाई, ईथर होता है
R, यानी इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी एल्काइल समूह, इधर भी एल्काइल समूह, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है ईथर में, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि ROR डैश, है ना। अच्छा, ईथर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ROR, एक होता है ROR डैश, है ना। यहाँ दोनों R समान है, अगर ऐसा हो तो इसको सममित ईथर बोलते हैं। यहाँ दोनों R क्या है, अलग अलग है, इसको असममित ईथर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ROR डैश ये जो होता है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये कोई ईथर है, अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमें दे रखा है क्या, C5H12O, ठीक है, इससे ईथर बनाने हैं। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को तो बीच में रखेंगे, ये जो ऑक्सीजन है इसको तो बीच में रखेंगे। अब ईथर बनाने के लिए दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, ठीक। तो एक कार्बन इधर लगा दिया, अब इस कार्बन की बाकी की वैलेंसी कौन पूरी करेगा, कम से कम। एक काम करो, सबसे पहले ईथर बनाएंगे तो किसी एक तरफ एक कार्बन रखो, इसमें से एक कार्बन इधर रख दो और बाकी कार्बन इधर रख दो। तो एक कार्बन इधर रख दिया, बाकी कार्बन जो है वो इधर रखूंगा, तो कितने कार्बन बचे, 4, तो C4, इधर एक कार्बन। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी है, बाकी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3, तो CH3। बाकी जितने भी हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएंगे, इसके साथ, तो कितने हाइड्रोजन बच गए, 9, तो C4H9। ये हमने इससे पहला ईथर बना दिया। अब सोचो जरा कि C4H9 के कितने रेडिकल बनते हैं, 4 रेडिकल बनते हैं। इसका मतलब ये जो ईथर पहला ईथर बनाया है, इससे कितने ईथर बन जाएगी, इससे खुद से 4 ईथर बन सकते हैं। आप कहोगे कि सर कैसे, नहीं समझ में आया। बिल्कुल देखना जरा कि C4H9 की 4 स्ट्रक्चर होती है, CH2, CH2, CH3 और ये OCH3। एक ईथर ये बन गया, है ना। एक ईथर ये बन जाएगा, CH3, CH2, CH और ये CH3, OCH3। एक ईथर ये बन जाएगा, एक ईथर ये बन सकता है, OCH3 और ये CH3 और ये CH3। एक ये ईथर बन सकता है और एक ईथर ये भी बन सकता है, CH3, CH और ये CH3 और ये CH2O CH3। एक ये वाला ईथर बन सकता है। देख लेना जरा, ये वाला भी C4H9 है, ये भी C4H9 है और ये वाला भी C4H9 और ये भी क्या है, C4H9। सारे के सारे C4H9 है, तो C4H9 वाले के कितने ईथर बन गए, 4, ठीक। और देखो, आप कहोगे कि सर ये जरूरी थोड़ी है इधर एक ही कार्बन हो, इधर और भी तो कार्बन हो सकते हैं। बिल्कुल, आप एक काम करो, एक और कार्बन इधर ट्रांसफर कर दो, इधर बच जाएगा C3H7 और इधर आ जाएगा भाई C2H5, ठीक है। कैसे, वापस से देख लो, वापस से देख लो, O 2 कार्बन लगा दिए, 2 कार्बन लगाने, इसकी वैलेंसी कितनी, 3, CH3, इसकी 2, तो आपने इधर 2 तो कार्बन भेज दिए, 5 हाइड्रोजन भेज दिए, तो इसलिए इसको लिखा है C2H5, ठीक। अब बाकी इधर कितने बच गए, तो C3H7, ठीक है। इसके कितने मूलक बनते हैं, इसका जो है वो 2 मूलक बनते हैं और C2H5 का तो एक ही बनता है। तो इससे जो है, मतलब ये वाला ईथर है, इसकी कितनी संरचनाएं संभव है, इसकी 2 संरचनाएं संभव है, ठीक है। आप कहोगे कि सर एक और कार्बन इधर भेज दो, एक और कार्बन जैसे ही इधर भेजोगे तो इधर आ जाएगा C3H7, इधर आ जाएगा C2H5, वापस से ये वाला ही क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए 4 और 2 6, कितने बन गए भाई, 6 ईथर बन गए। समझ रहे हो बात को। तो ये वाला जो कंपाउंड है, इससे टोटल हमारे पास कितने ईथर बन सकते हैं, इससे 6 ईथर बन सकते हैं, 8 क्या बन सकते हैं, एल्कोहल। और टोटल कितने हो गए दोनों मिला के, तो टोटल हो जाएंगे कितने, 14। समझे बात को। तो इससे जो है वो एल्कोहल ईथर कुल मिला के कितने बने, 14। ऐसे ही और भी आपको दे सकता है, देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आप सोचे जरा कि C4H10O से बनने वाले सभी संभव एल्कोहल एवं ईथर की संख्या निकालनी है। चेक करें, देखते हैं भाई। यहां तो है एल्कोहल और यहां है ईथर, ठीक है। तो C4H10O ये है। एल्कोहल बनाने के लिए क्या करना है, एल्कोहल बनाने के लिए इसमें से OH को आपको बाहर करना है। जैसे ही OH को बाहर करूंगा तो C4H9 और ये OH, ठीक। और यहाँ पर इसकी संरचना, इसके कितने मूलक बनते हैं C4H9 के, तो C4H9 के टोटल रेडिकल बनते हैं हमारे पास कितने,
4, तो 4 तो क्या बन जाएंगे, एल्कोहल बन जाएंगे। 4 तो बनेंगे क्या, एल्कोहल। ठीक, ईथर कितने बनेंगे, तो ध्यान से देखना जरा, वो ही काम करना है कि ईथर के लिए ऑक्सीजन को क्या करना है, बीच में रखना है, फिर एक बार एक कार्बन इधर कर दो, बाकी के सारे कार्बन इधर, तो यहां पर कर देता हूं CH3, बाकी क्या बचा भाई इस फॉर्मूले में से, C3, तीन तो कार्बन बच गए, तो C3H7, क्योंकि 3 हाइड्रोजन उधर चले गए। इसके कितने मूलक बनते हैं, इसके 2 मूलक बनते हैं। ठीक, फिर देखो एक और कार्बन उधर कर दो, तो इधर बचेगा C2H5 और इधर भी आ जाएगा C2H5। अब इसके और इसके दोनों से एक एक ही बनता है, तो एक मूलक इसका बनता है। ठीक है, तो टोटल जो है वो यहाँ पर टोटल ईथर कितने हो गए भाई, टोटल ईथर अपने पास हो गए कितने, 3। ठीक, तो दोनों मिला के टोटल कितने हो गए भाई, 7, 4 और 3 7। इस तरीके से हमें काम करना है। समझ गए होंगे बात को। देखो जरा और क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो था किसका, ये केवल था अपने पास एल्कोहल और ईथर का। अब बात करेंगे, और भी क्वेश्चन आ सकता है एल्कोहल ईथर के अलावा, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइन से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, देखना C5H13N, ठीक है, ये दे दिया, से बनने वाले सभी संभव 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइंस की संख्या। ठीक है, C5H13N से बनने वाले सभी संभव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइंस की संख्या। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे 1 डिग्री एमाइन, ठीक, 2 डिग्री एमाइन, ठीक, और ये है 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री कितने बनते हैं, 2 डिग्री, बिल्कुल वैसा ही काम करना है जैसा अभी हमने एल्कोहल और ईथर में किया था। ठीक है, तो बात करते हैं 1 डिग्री एमाइन की। भाई 1 डिग्री एमाइन के लिए क्या करते हैं, NH2 जो होता है वो 1 डिग्री एमाइन को प्रदर्शित करता है। 2 डिग्री एमाइन NH 2 डिग्री एमाइन को प्रदर्शित करता है। 3 डिग्री एमाइन, तो भाई ये 3 वैलेंसी 3 डिग्री एमाइन, यानी 3 तरफ कार्बन जुड़े तो 3 डिग्री, नाइट्रोजन के 2 तरफ कार्बन जुड़े तो 2 डिग्री, और केवल नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो सबसे पहले तो इसमें से NH2 बाहर कर लो, इसमें से NH2 बाहर करूंगा तो C5H11 और ये बचेगा NH2। तो इससे कितने मूलक बनते हैं, इससे 8 मूलक बनते हैं। ठीक है, तो इससे 8 मूलक बनते हैं, तो 8 तो बन जाएंगे 1 डिग्री एमाइन। ठीक, फिर इसकी बात करते हैं 2 डिग्री एमाइन की। तो जैसे ईथर में क्या किया था, एक कार्बन इधर कर दो, फिर एक और कार्बन इधर कर दो, एक और कार्बन इधर कर दो, ऐसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कार्बन इधर कर दो, तो NH, एक कार्बन इधर किया तो CH3, पीछे क्या बच गया, C4H9। चेक करें, यही बचेगा। ठीक है, तो इसके कितने मूलक बनते हैं, इससे 4 मूलक बनते हैं। ठीक है, तो 4 तो ये वाले बन गए। ठीक, एक और कार्बन इधर कर दो, तो एक और कार्बन इधर करोगे तो यहाँ आ जाएगा C2H5। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा अपने पास C3H7। ठीक है, और ये वाला जो है इससे कितने मूलक बनते हैं, इससे 2 मूलक बनते हैं, 2 मूलक बन गए। क्लियर है, और एक और कार्बन इधर करोगे तो वापस से ये वाला क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो टोटल जो है, टोटल कितने, 6 2 डिग्री एमाइन प्राप्त हुए। ठीक है, फिर इसको 3 डिग्री एमाइन को चेक करते हैं। तो 3 डिग्री एमाइन बनाने के लिए तीनों तरफ कार्बन लगाने हैं। तो पहले एक काम करो, इस तरफ एक कार्बन लगा दिया, इस तरफ भी एक कार्बन लगा दिया, और बाकी बचे हुए इधर लगा दो, है ना। तो कितने बन जाएंगे, C3H7 यहाँ पर बचेगा, और इससे कितने मूलक बनते हैं, इससे 2 मूलक बनते हैं। ठीक, फिर एक और कार्बन इधर शिफ्ट कर दो, एक और कार्बन इधर शिफ्ट कर दो, या एक कार्बन नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, एक ही बात होगी, है ना। तो एक और कार्बन इधर शिफ्ट किया तो N यहाँ आ गया C2H5, यहाँ आ गया CH3, और यहाँ पर भी आ गया C2H5।
समझ गए बात को? तो अच्छा, C2H5 का तो एक ही मूलक बनता है, इसका तो एक मूलक बनता है, ठीक है। और एक और कार्बन जब इधर शिफ्ट करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहां से बोलूंगा टोटल कितने, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो 3 बने इससे 3 डिग्री एमाइन, क्लियर है। तो टोटल अगर बात करें, टोटल काउंट करें तो टोटल कितने बने, 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 और 3 17। तो टोटल इसके 17 समावयवी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को काम करना है। अगर आप डी से इसको निकालते या डी निकालने की कोशिश करते, फिर इसकी संरचनाएं बनाते, तो हो सकता है एक आधा कम पड़ जाए, ठीक है ना, या सारे अपन ना बना पाए। लेकिन भाई इस तरीके से भी अपन काम करेंगे तो अपन को एक्चुअल में संख्या पता चल जाएगी और बनाना भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपको जो है, क्योंकि पेपर तो अपना कैसा आता है, ऑप्शनल ही आता है पेपर तो, है ना, कोई थ्योरी वोरी तो उसमें लिखनी पड़ती नहीं है, तो बना बना के चेक नहीं करना पड़ता है हमें। तो केवल अगर पूछेगा तो संख्या पूछ सकता है, ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि C5H13N का निम्न में से कौन सा समावेवी नहीं है या कौन सा समावेवी है। तो इस केस में अपन अणुसूत्र चेक करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब संख्या पूछ ले तो बना के चेक नहीं करना होता है, आप जो है वो शॉर्ट में ऐसे संख्या निकाल सकते हो, क्लियर है बात। तो ये अपने पास है भाई क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी डाउट आ जाए तो आप वो व्हाट्सएप करें, ठीक है ना, नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर, आप डिस्कस करें, जुड़े रहें CLC के साथ लगातार। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखना ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। क्रियात्मक समूह समावयवता के बाद में जो अगली समावयवता है वो है वलय श्रृंखला समावयवता। ध्यान से समझेंगे। वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक, इसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन RCI, ठीक है। तो वलय श्रृंखला समावयवता, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI क्या होती है देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई समावयवता का तो मतलब क्या होता है, अणुसूत्र क्या हो, समान हो। अलग क्या होगा, तो वलय श्रृंखला, यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूँ, ध्यान से देखें। यदि दो यौगिकों का, या इसको ऐसे लिखूंगा, यदि यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, जो कि हर समावयवता में समान होगा, किंतु अणुसूत्र समान हो किंतु एक यौगिक में कार्बन की खुली श्रृंखला हो, खुली श्रृंखला उपस्थित हो, जबकि दूसरे यौगिक में, जबकि दूसरे यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला वलय के रूप में हो, वलय के रूप में हो, ठीक है, तो यौगिक आपस में RCI होंगे, ठीक है। तो भाई ऐसी कंडीशन आएगी तो उनको RCI बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स बोलेंगे। और ये जो घटना है इसको क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी वलय श्रृंखला समावयवता बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं, देखना ज़रा। भाई अपने पास एक कंपाउंड है CH3, ये क्या है भाई, एक एल्कीन है। क्यों, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या है, एल्कीन है। फॉर्मूला चेक करते हैं, तो फॉर्मूला है C3H6, है ना। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH
2N, ठीक है। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है ना। फिर एक और कंपाउंड है मेरे पास, ये वाला। इस कंपाउंड को ध्यान से देखना, कितने कार्बन है? 3। ये क्या है? ये है साइक्लो एल्केन, ठीक है। क्या है? साइक्लो एल्केन। फॉर्मूला इसका क्या है भाई? कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो C3 हाइड्रोजन दो। देखना जरा, इस कार्बन की दो वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है, दो खाली है, तो दो खाली है तो वहां पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? H6, तो C3H6, ठीक है। इसका भी C3H6, इसका भी C3H6। ये वाला एल्केन है, ये वाला एल्कीन है। आप कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है? एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर तो इसका फॉर्मूला जो आ रहा है वो CnH2n आ रहा है, एल्कीन के जैसा आ रहा है। भाई बिल्कुल सही है, आपने सही पढ़ा है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 पढ़ा है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ये वाला जो एल्केन का सूत्र है ये केवल खुली श्रृंखला वाले एल्केनों के लिए लागू होता है, जिनमें वलय आती है। साइक्लो एल्केनों के लिए ये वाला सूत्र लागू नहीं होता है। साइक्लो एल्केनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n ही होता है। क्या कि साइक्लो एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n होगा। क्लियर है बात? तो ये CnH2n ये साइक्लो एल्केन है, ठीक। और अपने पास एल्कीन और साइक्लो एल्केन इन दोनों को देखेंगे ध्यान से, तो फॉर्मूला दोनों का क्या है? समान है। एक में अगर कार्बन श्रृंखला की बात करें तो एक में तो खुली कार्बन की श्रृंखला है 3 कार्बन की, एक में जो है वो कार्बन की श्रृंखला किस रूप में है भाई? वलय के रूप में है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे भाई? ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के RCI होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। बोथ कंपाउंड्स आर RCI, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे क्या है? वलय श्रृंखला समावेवी है। तो कंक्लूजन यहाँ से बता देते हैं, कंक्लूजन निकाल देते हैं कि भाई अगर अणुसूत्र समान है तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन RCI होते हैं। कब? जब अणुसूत्र समान है तब। अणुसूत्र समान हो। समझ गए बात को? कि अगर अणुसूत्र समान है तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन क्या होंगे? RCI। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 4 कार्बन की एल्कीन ले लो और यहाँ पर वलय जो है वो 3 कार्बन की ले लो, तो अणुसूत्र समान ही नहीं होगा, तब तो समावेवी होंगे ही नहीं, है ना। और देखते हैं, जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है कोई, ठीक है। क्या है ये? एल्काइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना, एल्काइन। फॉर्मूला क्या आ गया? C4H6, ठीक है। CnH2n-2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। एक मेरे पास है, ये देखना कि भाई रिंग है और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये है साइक्लो एल्कीन। क्या है भाई साहब? साइक्लो एल्कीन। आप कहोगे कि वापस से कि अगर फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला भी क्या आ रहा है? C4H6। वही बात यहाँ पर भी आएगी। आप कहोगे कि सर एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है, लेकिन यहाँ पर तो आप CnH2n-2 बता रहे हो, ये बिल्कुल उसी के जैसा है। जो एल्कीन का सूत्र CnH2n है वो केवल खुली श्रृंखला वाली एल्कीन के लिए लागू होता है। साइक्लो एल्कीन का फॉर्मूला जो है वो एल्काइन के जैसा ही होता है। तो यहाँ पर देखना, अपने पास कार्बन श्रृंखला, खुली कार्बन श्रृंखला है 4 कार्बन की, जबकि यहाँ पर अपने पास एक वलय है 4 कार्बन की, और फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है। और फॉर्मूला दोनों का सेम है तो ये दोनों भी क्या है भाई साहब? ये दोनों भी RCI है, RCI यानी वलय श्रृंखला समावेवी, ठीक है। तो ये एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या बोलेंगे कि भाई एल्काइन और साइक्लो एल्कीन, ठीक है। एल्काइन और साइक्लो एल्कीन RCI होते हैं। कब? जब अणुसूत्र समान हो, ठीक है ना। क्योंकि समावता की यह कंडीशन है कि अणुसूत्र क्या होना चाहिए? अणुसूत्र तो समान होना ही चाहिए, तभी RCI हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है भाई? ध्यान में रखना है RCI क्या होते हैं ना। एक और देखते हैं,
एग्जाम्पल के लिए जैसे एक तो ये कंपाउंड है, ठीक है, फॉर्मूला क्या आ गया C4H8, ठीक। एक मेरे पास कंपाउंड है भाई, इसका फॉर्मूला C4H8, चाहो तो चेक कर लो, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 2 2 4, 4 और 3 7 और 1 8, दोनों का फॉर्मूला समान है। यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है जो कि एक ओपन है, ठीक है ना, खुली कार्बन की श्रृंखला है। यहाँ पर मुख्य श्रृंखला एक वलय के रूप में है, ठीक है, तो वलय के रूप में है तो ये क्या होंगे भाई, RCI होंगे, ठीक है, वलय श्रृंखला समावेवी होंगे, ठीक है ना। हाँ, RCI जो है वो श्रृंखला समावेवी भी हो सकते हैं, चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर RCI अपन पढ़ रहे हैं, एक में बंद वलय, एक में जो है वो क्या है, खुली कार्बन श्रृंखला है, तो इनको RCI अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कंपाउंड, आपको यही चेक करना है कि अगर एक कंपाउंड में, एक यौगिक में तो कार्बन की खुली श्रृंखला हो, जबकि दूसरे में क्या हो, बंद कार्बन की श्रृंखला हो या वलय हो, तो यौगिक को क्या बोलने वाले अपन, RCI बोलने वाले हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये है भाई RCI। अब इसमें आगे जो है वो RCI के इतने ज़्यादा एग्जाम्पल वैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो अपनी आइसोमेरिज्म है वो है मध्यावयवता। तो मध्यावयवता को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्योंकि संरचनात्मक समवायता अपन क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो आपको जो है नेक्स्ट क्लास में संरचनात्मक समवायता के क्वेश्चन भी मैं टिक करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मेटामेरिज्म, और मेटामेरिज्म खत्म करने के बाद टॉटोमेरिज्म, यानी मध्यावयवता, और उसको खत्म करने के बाद चलावयवता। इसमें आज वाले में या इससे पहले आपको कोई डाउट हो तो वो आप व्हाट्सएप करें, तो आपके वीडियो शुरू होने से पहले जो स्लाइड आती है जिसमें व्हाट्सएप नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप लगातार व्हाट्सएप करें, डाउट ना आने दें। डाउट अगर आता है तो उसको बिल्कुल क्लियर करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है ना। तो इसका ध्यान में रखें, और बाकी इसको कंटिन्यू करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।